हेलो एस्पिरेंट्स, हिस्ट्री के क्लासेस में यह आपकी 5वीं क्लास होने वाली है और इसमें हम लोग बात करेंगे गुप्त काल और दक्षिण भारत के संगम काल की, चेर चोल और पांड्यों की। इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। फिर हम लोगों ने पढ़ा मौर्य काल। फिर हम लोगों ने पढ़ा विदेशी आक्रमण। फिर गुप्त काल की। तो देखिए, अगर बात करते हैं तो मौर्य काल में अखंड भारत की परिकल्पना दे दी गई थी। जो अखंड भारत था वो मौर्य काल में बन चुका था। पर हुआ क्या होता है ना कि कोई ना कोई ऐसा शासक आ जाता है, जैसे कमजोर जो शासक होते हैं वो संभाल नहीं पाते उतने बड़े क्षेत्र को। जो उतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, कमजोर शासक नहीं झेल पाते हैं उसको। वो भोग विलास का जीवन व्यतीत करते हैं और बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रवों को वो शांत नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं सत्ता का विघटन होने लगता है और धीरे धीरे वो राज्य समाप्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। और क्या होता है, एक नए साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो वैसे ही हुआ क्या था कि जो मौर्य काल था उसमें जो आने वाले शासक थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे। तो जो राज्य का विघटन होने लगा था, राज्य कमजोर पड़ने लगा था। तो क्या किए, हिंदू कुश पर्वत से बैक्टीरिया और अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत से जितने भी बाह्य आक्रांताएं थे वो क्या किए, आक्रमण किया उन्होंने और धीरे धीरे कई क्षेत्रों को विजित किया और संगठित की हुए वो लोग। और क्या हुआ, उन लोगों को पावर होने लगा। देखो क्या होगा, मान लो कि वो बैक्टीरिया में थे, उनके पास जो लोग बैक्टीरिया में थे उनके पास 10 सेना थी, तो उनके पास कर कम आता था, उनके पास भौगोलिक क्षेत्र कम था। अब क्या हुआ, वो जब हिंदू कुश पर्वत से होते हुए उन्होंने भारत में आक्रमण किया तो क्या उन लोगों को ज्यादा टैक्स मिलने लगा। उन्होंने क्या किया, यहाँ के निवासियों का शोषण किया और क्या किया, अपने सेना के बल को धीरे धीरे वो लोग बढ़ाते चले गए। तो क्या हुआ, जो यहाँ के राजा थे, जो उस समय के जो कमजोर शासक थे, वो तो अपने भोग विलास के जीवन में व्यस्त थे और जो बाहर से आए हैं वो लेकर चले गए। होता क्या है ना, देखो बता रहा हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते होंगे वो लोग जानते होंगे। ये क्या करते हैं लोग, ये भोग विलास का जीवन अपना व्यतीत करते हैं आराम से। दिल्ली से लड़का आ रहा है, बिहार यूपीपीसीएस का देख लो ना, यूपीपीसीएस में क्या हुआ था इस बार, जो टॉपर्स थे, जो टॉप 10 में जो ज्यादा संख्या थी वो बाहर के स्टेट वालों की थी, यूपी वालों की थी ही नहीं। तो उसमें क्या था, ये लोग भोग विलास का जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं और बाहर के जो हैं वो लोग आके सीट लेके चले जा रहे हैं। तो क्या आपको अच्छे से पढ़ाई करना है कि बाहर के आक्रांताओं को आप लोगों को डिफीट करना है, उन लोगों को हराना है। तो बात करते हैं, इतिहास सदा विजेता के द्वारा ही लिखा जाता है, ये तो सबको पता है। इतिहास उन्हीं का लिखा जाएगा। हम लोग इतिहास के बारे में उन्हीं के हम लोग अध्ययन करेंगे जिन्होंने कुछ विजित किया हो, जिन्होंने आक्रमणकारियों का दहन किया हो, दोहन किया हो। तो हम लोग उसी का इतिहास पढ़ते हैं। तो इससे पहले क्लास में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो बात करते हैं हम लोग गुप्त काल की। देखो हुआ क्या था कि मौर्य काल में हिंदू, यूनान, सुंग और सातवाहन, इनका आक्रमण हो गया था। और इन लोगों ने क्या किया कि ये धीरे धीरे छोटे छोटे जो इनके राज्य थे वो बड़े बड़े राज्यों में तब्दील होते गए। और क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि कुषाण वंश जो था, जो कुषाण था, इनके सामंत थे। मतलब जो कुषाण वंश था उसके जो राजा थे उनके सामंत थे कौन, श्रीगुप्त। तो इन्होंने देखा कि कुषाण वंश धीरे धीरे विघटन की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे इनकी शासक का जो शासक है वो कमजोर होता जा रहा है। तो श्रीगुप्त ने कहा, अच्छा भैया अब मौका है सही, हम इसी का कर रहे थे इंतजार। देखो है ना कि होता है ना कि लालच सबके अंदर है, सभी लोग समय का इंतजार करते हैं सर। लालच सबके अंदर है, जितने लोग हैं ना, जितने भी तुम देख लो प्राइम मिनिस्टर या जो भी देख लो, सबको देख लो, लालच सबके अंदर है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे अंदर भी लालच है, तुम बस बोल लो भाई एक अटेम्प्ट मिल जाए, इस बार अटेम्प्ट मिलता है तो क्या होता है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हो। तो अच्छे से चीजों को पढ़ो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट ना देना पड़े तुमको। तो बात करते हैं, कुषाणों के सामंत कौन थे, श्रीगुप्त। इनको मिल गया मौका, इन्होंने निपटा दिया। किसको निपटा दिया, कुषाणों को। इन्होंने कुषाणों को निपटा के क्या किया, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये क्या हुए, ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हुए। कौन, श्रीगुप्त। अब छोटे से भौगोलिक क्षेत्र पे श्रीगुप्त ने शासन किया था। हम आते हैं शासन में, तो उन्होंने क्या किया, इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने राज्य से साम्राज्य की धारणा को स्वीकार किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका विस्तारीकरण किया। तो ये देखो, जहां तक ये शासन श्रीगुप्त का था, ये देखोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको बढ़ा दिया। और समुद्रगुप्त जब आया तो इसने इन क्षेत्रों को विजित कर लिया। ये देखो, समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र को बड़ा कर दिया और फिर देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको किया। तो मतलब अगर मौर्य साम्राज्य के बाद किसी का इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र देखा जाता है तो किस साम्राज्य का देखा जाता है,
गुप्त साम्राज्य का। और गुप्त साम्राज्य में भी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने क्या किया, उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है सर। वास्तविक, देखो क्वेश्चन आता है एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि जो गुप्त साम्राज्य के, जो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो क्या बोलोगे, वो थे श्रीगुप्त। और अगर ये पूछा जाए तुमसे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो तुम क्या बोलोगे, चंद्रगुप्त प्रथम। अब बात करते हैं कि इनके शासनकाल की। तो अगर इनका तुम मोटा मोटा शासनकाल देखो तो 300 से 550 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। अगर बात करें कि जो ये गुप्ता थे, जो गुप्त वंश था, इनको जाना क्यों जाता है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे और इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है सर। गुप्तों ने भारत को बहुत कुछ दिया है। अगर बात किया जाए मैथमेटिक्स, जीरो का खोज, आर्यभट्ट, याद आया, तो किसके शासनकाल में थे ये थे गुप्त एम्पायर में। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, पाई की वैल्यू, द अर्थ इज राउंड, इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट ना होके कैसी है, वो राउंड है। हाँ, बट इन चीजों को उस लेवल पे, जिस लेवल पे पश्चिम सभ्यता में हुआ था, इसलिए हम लोग चीजें लोग जान नहीं पाए। अगर बात करें तो कालिदास इसी काल में आते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी साहित्यिक अभिलेख के बारे में, क्योंकि गुप्त क्वेश्चन से, गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो अगर बात करें तो श्रीगुप्त के बाद एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने बताया था ना आपको क्लास में कि पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं किसके किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लोग श्रीगुप्त के। ये क्या थे, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी थे। फिर अगर बात करें तो घटोत्कच, जो घटोत्कच था उसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे पता है, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं था ऐसा। तो मैं क्या बोला कि इतिहास ही है विजेताओं का, जिसने कुछ किया होगा उसी के बारे में इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। जिसने कुछ किया ही नहीं उसका क्या पढ़ना भाई, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कुछ नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फिर बात करते हैं अगर, तो चंद्रगुप्त प्रथम, ये क्या था, ये घटोत्कच के बाद शासन में आया चंद्रगुप्त प्रथम, और इसने क्या किया, कई सारे क्षेत्रों को विजित किया। तो और इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक ऑफ गुप्त वंश। फिर अगर बात करें तो ये इसने एक उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। इसके बारे में आगे बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की, द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त। फिर बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, फिर बात करेंगे कुमार गुप्ता की, फिर बात करेंगे स्कंदगुप्त की। तो ये एक ओवरव्यू है। और गुप्ता डायनेस्टी किस वंश की थी, उनकी जाति क्या थी, वो किस वर्ण में आते थे, इसको लेके देखिए आज तक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इसका कोई प्रॉपर आंसर है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो शूद्र थे, कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग वैश्य थे, और कुछ लोग बोलते थे कि वो लोग क्षत्रिय थे। तो इस पे हमेशा ही वैचारिक मतभेद रहा है। इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है कि यह जो एक्चुअल में ये लोग थे ये किस वर्ण से बिलोंग करते हैं। देखो हम लोग बोलते हैं ना कि जो गुप्ता पीरियड था वो गोल्डन इरा ऑफ इंडिया था, कि मतलब भारत का स्वर्ण युग था, वो क्या था, वो गुप्त काल था। तो आखिर कहा क्यों जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कला की चरमोन्नति, इसमें जो कला था ना वो बहुत विस्तार हुआ। क्योंकि देखो मैंने बताया ना, वरमागिहिर थे, बहुत सारे कालिदास थे, तो बहुत सारे को संरक्षण मिला था इसमें। और धार्मिक सहिष्णुता का योग था। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछा जाता है कि जो जितने भी गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग थे, जो गुप्ता वंश के राजा थे, उनका व्यक्तिगत धर्म, दो धर्म होता है, एक होता है व्यक्तिगत धर्म, एक होता है राज्य का धर्म। तो राज्य का धर्म क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें भारत में, तो भारत में देखो सारे धर्म के लोग हैं, इस समय तो डेमोक्रेसी है भारत में। तो भारत में बात करें तो जो पीएम है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो जो उनका अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये बोला जाएगा कि जो पीएम का व्यक्तिगत धर्म है वो तो हिंदू है, पर यहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं, सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सभी लोग रह रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि चंद्रगुप्त या फिर जितने भी गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे, उनका जो व्यक्तिगत धर्म था वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। उनका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो गुप्त काल का उनका व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो अब क्या बोलोगे, उनका व्यक्तिगत धर्म क्या था, उनका व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्रीगुप्त के बारे में हम लोग। ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा याद से, और वहां से पीडीएफ लेके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे तो मेरे को नहीं लगता है मेरे पढ़ाने के बाद आपको इसकी नीड है, बट अगर फिर भी रिवीजन करना हो तो आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं श्रीगुप्त की। तो श्रीगुप्त ने
महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्रीगुप्त जो थे वो किसकी उपाधि धारण किए थे। और ऑप्शन में क्या रहता है, महाराजा धीराज, महाराजा, और भी दो दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको क्या क्लिक करना है, आपको क्या सही करना है कि श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब इनका लड़का हुआ घटोत्कच। तो घटोत्कच सोचा कि यार मैंने तो कुछ काम नहीं किया, तो मैं क्या लूं। तो बोले एक काम करते हैं भाई, मेरे को मिल गया, मेरे को अनुवांशिक रूप से राजा की गद्दी तो मिल गई, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, श्रीगुप्त का लड़का कौन था, घटोत्कच, और घटोत्कच क्या बना, शासक। उसने बोला एक काम करते हैं, सीट तो मिल गया भाई साहब, अब उपाधि भी ले लेते हैं। इसने क्या किया, ऐसा कुछ काम इसने किया नहीं था कि जिसको पढ़ा जाए इतिहास में, बट इसने क्या किया, अपने पापा की उपाधि को इसने भी धारण कर लिया। और उपाधि क्या थी, उपाधि थी वो महाराजा की उपाधि। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुप्त वंश के ऐसे कौन से दो शासक थे जिसने महाराजा की धारण उपाधि धारण की थी। तो आप क्या बोलेंगे, श्रीगुप्त और घटोत्कच दो ऐसे गुप्त काल के राजा थे जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं द रियल किंग, कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर बात करें तो इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मैंने बताया ना कि इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने जो छोटे राज्य था उसको साम्राज्य में तब्दील किया। वो किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो इसने क्या किया, देखो अब इसके जो बाबा थे वो तो थे महाराज, अब इनके जो बाद का किंग हुआ वो भी था महाराज, वो तो राज्यों पे शासन करते थे। अब ये बोला कि यार एक बात बताओ, मैं भी महाराज की उपाधि धारण करूं, मैंने तो राज्य को साम्राज्य में बदला है, तो मैं क्या बनूंगा, मैं बनूंगा महाराजा धीराज। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाराजा धीराज की। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने किसकी उपाधि धारण की थी, तो क्या बोलोगे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और 319 ईस्वी में इसने गुप्त संमत की शुरुआत की थी। तो हम लोग को क्या क्या याद रखना है इससे, कि यह जो था महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, 319 ईस्वी से इसने गुप्त संमत का इसने प्रारंभ किया। और इसका जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी के राजकुमारी थी कुमार देवी। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे आगे एक लिंक करके एक चीज बताऊंगा, इसलिए मैं इसको लिखा हूं यहाँ पे, कि जो विवाह हुआ था इसका किससे हुआ था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। ठीक, अब देखो, अब आते हैं कौन, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन, समुद्रगुप्त। इन्होंने अपने आप को कहा था लिच्छवी दौहित, लिच्छवी दौहित। एक्चुअली दौहित का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि नाती, जो नाती होते हैं ना, तो ग्रैंडसन। तो इनकी, चूंकि इनकी जो मम्मी थी, मैंने अभी पीछे बताया था ना आपको कि इनके जो पापा की शादी हुई थी वो किससे हुई थी, वो लिच्छवी की राजकुमारी से हुई थी। तो इन्होंने अपने को क्या बोला, लिच्छवी दौहित, यानी लिच्छवी का नाती, द ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये किसी अगर बड़े एग्जाम की तैयारी, जैसे कोई रिव्यू ऑफिसर हो गया, इन समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिच्छवी दौहित किसको कहा जाता है। तो लिच्छवी दौहित किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब देखो बात करते हैं इनके दरबारी कवि से बहुत क्वेश्चन आता है। पता है क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हरिसेन थे वो किसके दरबारी कवि थे। फिर इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूं मैं, इनके क्वेश्चन आता है कि इनके दरबार, हरिसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे। तो अब क्या बताएंगे, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, हरिसेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। और इनके शासन काल में एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम था वेनसोंग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था, वेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था, समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त ने अपने को क्या बोला था, लिच्छवी का दौहित या लिच्छवी का नाती। आई होप ये क्लियर होंगी चीजें। और इनके जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। और हरिसेन से एक क्वेश्चन आता है किसका, कि हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, वो किसने लिखा था। तो जो इलाहाबाद कर हरिसेन की, तो इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है हरिसेन से। मैं बार बार चीजों को इसलिए बोल रहा हूं, कुछ चीजें आपको रिवाइज हो जाए। जब किसी आप चीज को बार बार सुनते हैं ना
तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, आपके सबकॉन्शियस, आप सोचेंगे कि मैं भूल गया हूं, बट सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो आपके बैठी रहती है। जब सामने क्वेश्चन आएगा ना, अभी मैं इसके बाद क्या कराऊंगा, इसके बाद मैं पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू कराऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मैं सबको कंप्लीट कराऊंगा। वो भी एकदम एनालिटिक वे में पढ़ा जाएगा, ये नहीं कि बस ये इसका ये सही है, बी का सी सही है, इसका डी सही है, ऐसा नहीं भाई। एक एक चीजों को, एक एक ऑप्शन को समझेंगे एकदम डिटेल में। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या चाहता हूं ना कि आप पहले एक बार बेस अपना तैयार कर लीजिए, जितने मेरे हिस्ट्री क्लासेस वो जरूर देखिएगा, एक बार अपना बेस तैयार कर लीजिए आप, उसके बाद पढ़िएगा, चीजें एकदम आसान कर दूंगा मैं। अब देखो, अभी ये क्या हुआ था ना कि ये संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी कौन था? ये समुद्रगुप्त। इसको संगीत का बहुत प्रेम था, ये हमेशा वीणा बजाते रहता था। तो इसने क्या किया कि जो उस समय के सिक्के थे गुप्त काल के, ये फिर क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा राजा संगीत प्रेमी था, तो अब क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त। और इसने जो सिक्के उस समय लॉन्च किए थे उसपे क्या था? सिक्कों पे समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए तस्वीर था। सिक्कों पे क्या था? वीणा बजाते हुए तस्वीर था इसका। अगर फिर बात करते हैं कि इनको नेपोलियन कहा क्यों जाता है, ये बहुत आक्रामक था। जितने भी राजा हुए इसमें सबसे आक्रामक जो था वो कौन था? आक्रामक का मतलब क्या? एग्रेसिव। एग्रेसिव था ये आक्रमण बहुत जल्दी करता। भाई बोलता था यार आओगे मेरे में सम्मिलित होगे, तो वो बोलते थे नहीं, बोले यार निपट लेंगे तुमसे, हमला करके उसको राज्यों को मिला लेता था अपने में सर ये। तो इस आक्रामक और विस्तारवादी था। इसने क्या किया? इसने उत्तर में 9 राज्यों पे विजय हासिल की थी। मतलब ये उत्तर भारत में 9 राज्यों में और दक्षिण भारत में 12 राज्यों को मिला लिया था अपने में। बहुत बड़ी बात होती है 9 राजाओं को और दक्षिण में 12 राजाओं को हरा के ये अपने राज्य में, राज्य क्या कहेंगे इसको? साम्राज्य बोलेंगे सर, साम्राज्य में यह मिला लिया था। तो इसीलिए जो स्मिथ थे इनके इसके विस्तारवादी नीति से प्रभावित होकर क्या बोला इन्होंने? इसको भारत का नेपोलियन बोला। नेपोलियन बोलने की जरूरत नहीं थी, भारत का समुद्रगुप्त काफी है, किसी पश्चिम सभ्यता का टैग लेने की जरूरत नहीं है अपने को। अब नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या क्वेश्चन आते हैं? मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को लाया हूं जो एग्जाम में पूछा गया, जो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता तुम्हें मेंस का आंसर राइटिंग तो करना है नहीं, तो चीजों को उतने डिटेल में पढ़े कोई मतलब है नहीं। इसीलिए कहानी की तरह बताते जाऊंगा, और मैं जो भी चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं मैं उनको खुद बोल दे रहा हूँ कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और जिन चीजों को मैं बोल दे रहा हूँ कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है उस समय अपने माइंड को खोल के उस चीज को सुन लो, क्योंकि 100% वही रिपीट होगा। एक काम करना, ये गुप्त काल का जब मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा तो जाना और बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, देखना इससे बाहर आ रहे हैं क्या? नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। फिर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था? ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। क्या पूछा गया था कि किस राजा ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे गुप्त काल में? गुप्त काल में किस राजा ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे? तो क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे। और इसके शासनकाल में फायान भारत आया था। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? फायान आया था चंद्रगुप्त के। देखो लड़के कंफ्यूज रहते हैं, वेनसोंग और किसमें? फायान में। तो तुम लोग कैसे याद करोगे मैं बता रहा हूं। हरिसेन किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के। ह से हरिसेन, ह से वेनसोंग, तो ये दोनों एक ही राजा संबंधित है। ह से हरिसेन, ह से वेनसोंग। मैं ऐसे याद किया था, अब पता नहीं तुम याद करोगे कि नहीं, ऐसे याद कर लो, आसान है ये। ठीक, तो फायान किसके टाइम आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखो विक्रमादित्य में द्वितीय आ रहा है लास्ट में, और चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय उसमें भी, द्वितीय इसमें भी, इससे याद कर सकते हो। द्वितीय द्वितीय मिल गया, तो विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? महरौली के क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली का लौह स्तंभ बनाया था। और इसने मालवा और गुजरात को विजित किया और शकों को हराया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अब फिर बात करते हैं, मैंने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे 9, तो क्या तुमको 9 याद करना है? नहीं भाई, मैंने क्या बोला, पीएचडी नहीं करना है यहाँ पे एग्जाम क्रैक करना है सर फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं बता रहा हूँ ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, और बाकी एक और इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते सर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें तो ये पूछा जा चुका है कि जो शल्य शास्त्र बुक है वो किसने लिखा था? शल्य शास्त्र किसकी रचना है? तो क्या बोलेंगे? वो शल्य शास्त्र जो रचना है वो धन्वंतरी का है। और धन्वंतरी क्या थे? ये आयुर्वेदा के एक्सपर्ट थे। और शल्य चिकित्सा देखो
एक बार दिमाग को सोचो, कुछ चीजें ना कॉमन सेंस से हो जाती हैं। अगर तुमको ये पता है कि जो धन्वंतरी थे वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे, बस इतना तुम जान जाओ, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि जो शल्य शास्त्र है वो किसने लिखा था, तुम सुनो ना शल्य चिकित्सा, तो ये जो शल्य शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है डॉक्टर से रिलेटेड। ठीक, तो ये जो शल्य है वो किससे रिलेटेड है, धन्वंतरी से। फिर जो वारामिहिर थे ये क्या थे, खगोल शास्त्री थे, और कालिदास जो थे वो संस्कृत के महान विज्ञाता। फिर ये नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें वेनसोंग पढ़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ा था, वेनसोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, सबसे पहले ये जान जाओ। ये कहाँ पे है, ये बिहार में है, और बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। फिर अगर बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या बोलिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। और कुमारगुप्त प्रथम को क्या बोला जाता है, महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य किसको बोला जाता है, कुमारगुप्त प्रथम को। ये बहुत कम एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको नहीं याद करिए, पर इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था। अब देखो इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, जो कि एक कमजोर शासक थे। तो मैंने क्या बोला, इतिहास महान शासकों का गान है, तो स्कंदगुप्त ने कुछ ऐसा काम नहीं किया, तो इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम। फिर लास्ट जो शासक थे गुप्त डायनेस्टी के वो कौन थे, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे, ये देखो इसका फाउंडर कौन था, श्रीगुप्त, और लास्ट शासक कौन थे, विष्णुगुप्त। ठीक, अब देखो बात करते हैं एरण अभिलेख की। तो एरण अभिलेख भानुगुप्त एक राजा था, उसके शासनकाल में लिखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य जो था वो कहां से मिला था, वो इसी एरण अभिलेख से मिला था, और एरण अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या थी ना, मैं बता रहा हूं, सती प्रथा वो प्रथा थी जिसमें अगर हस्बैंड जो पति थे उनकी डेथ हो जाती थी, तो स्त्रियां भी उसी आग में अपने आप को लेकर चली जाती थी, और क्या होता था, उनका भी उनके साथ ही दहन हो जाता था। और इसको जौहर प्रथा भी बोलते हैं, राजस्थान साइड में इसको जौहर प्रथा बोलते हैं। ठीक, तो सती प्रथा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सती प्रथा का अभिलेख, सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहां पे मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे, एरण अभिलेख में। और एरण अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया था, तो आप क्या बोलेंगे, भानुगुप्त के। तो भानुगुप्त के शासनकाल में एरण अभिलेख लिखा गया था। अब बात करते हैं कुछ बुक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देखो यार, मैं बता रहा हूं ना, मेरे हैंडराइटिंग को वैसे इग्नोर कर देना जैसे तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर करती है। ठीक ना, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है मेरी। ठीक, तो जैसे बार बार तुम इग्नोर होते हो ना अपने क्रश से, वैसे मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर कर देना भाई। ठीक, चीजों को पढ़ समझो, अच्छे से समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। बाकी हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, इस बात को मैं एडमिट करता हूं। ठीक, फिर बात करते हैं विशाखा दत्त की। तो विशाखा दत्त के दो बुक बहुत फेमस है, दो बुक से हमेशा पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस, ये तो भाई ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो मुद्रा राक्षस है इस बुक को किसने लिखा था, तो आप क्या बोलेंगे, जो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाखा दत्त की। और देवी चंद्रगुप्तम, ये उतनी बार नहीं पूछा, एक दो एग्जाम पूछा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ ये मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे, विशाखा दत्त थे। इंपॉर्टेंट बुक की जो हमेशा एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो बात करते हैं पंचतंत्र किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने सुना होगा, तो पंचतंत्र किसने लिखा था, वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। फिर बात करें नीतिसार की, तो नीतिसार को किसने लिखा था, कामंदक ने लिखा था। फिर बात करते हैं मृच्छकटिकम की, तो मृच्छकटिकम को किसने लिखा था, शूद्रक ने लिखा था। अमरकोश किसने लिखा था, तो अमर सिंह ने लिखा था। नाट्यशास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। और आप लोग का फेवरेट कामासूत्रा किसने लिखा था, तो वात्सायन ने लिखा था। ठीक, फिर बस यही है, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। विशाखा दत्त से क्वेश्चन क्या आता है कि मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखा था, तो क्या बोलोगे, विशाखा दत्त। पंचतंत्र किसने लिखा था, विष्णु शर्मा। फिर बात करते हैं नीतिसार, तो नीतिसार किसने लिखा था, कामंदक ने लिखा था। मृच्छकटिकम किसने लिखा था, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था। और बात करें अमरकोश की, तो अमरकोश किसने लिखा था, अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा था। अगर फिर बात करें नाट्य शास्त्रम की, तो भरत मुनि ने लिखा था। और कामासूत्रा किसने लिखा था, वात्सायन ने लिखा था। इसी से क्वेश्चन आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको। ये देखिए, ये मोस्ट, इसको मैं 3 स्टार देके इसको मैं इंस्पेक्टर बनाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर साहित्यिक से क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन कालिदास से रहते हैं। ठीक,
तो बात करते हैं इसमें महाकाव्य की। तो इन्होंने दो महाकाव्य लिखा था, कुमार संभवम और कौन, रघुवंशम। इसका कुमार संभवम और रघुवंशम और कुमार संभवम किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, कालिदास ने। रघुवंशम और कुमार संभवम कालिदास के दो महाकाव्य हैं। फिर बात करें अगर ऋतु संहार और मेघदूतम, ये भी किनकी रचनाएं हैं, ये कालिदास की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमादित्यम और मल्लाविकाग्निमित्रम, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में कि मल्लिका और अग्निमित्रम की शादी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्लिकाग्निमित्रम, ये कालिदास ने लिखा था। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम और अग्निमित्रम, ये बुक किसने लिखा था, ये सारे बुक को कालिदास ने लिखा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम पूछा जा चुका है। और बाकी मैं एमसीक्यू जब कराऊंगा ना तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, वहां का। देखिए हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, शासन वर्ग के बारे में पढ़ा। जब शासन वर्ग है तो वहां पे एक शोषित वर्ग भी होगा। शासन और शोषित में इसलिए लिंक कर रहा हूं कि आपको ही पता है सर कि शोषण ही होता है, राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, जो नीचे है ना सर उसका शोषण होगा ही होगा। इसलिए आप लोग को बोलता हूं सर एक बार ऊपर उठ जाइए। देखिए होता क्या है ना कि जो शासन वर्ग है वो हमेशा ही दबाने की कोशिश करता है, चीजों को छिपाता है। प्रजातंत्र हो या राजतंत्र हो या कोई भी तंत्र हो, उसमें जो शासन वर्ग होता है वो चीजों को छिपाता है प्रजा से। और आप प्रजा हैं इस समय, जब तक आप किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर रहे हैं आप क्या है, प्रजा हैं। जब आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करेंगे ना सर तो आप प्रशासन में आ जाएंगे। आप प्रशासन और शासन दोनों साथ में मिलकर चलेंगे सर। ये नहीं है, लोग बोलते हैं ना कि अरे कितना भी बड़े ऑफिसर हो जाओ क्या नेता के नीचे ही तो काम करना है, ऐसा नहीं होता है सर। कभी जाके देखिएगा, नेता की भी इज्जत तभी तक होती है जब तक वो किसी ऑफिसर का सम्मान करता है। अगर ऑफिसर ईमानदार है, फिर बोल रहा हूँ, पर ऑफिसर को ईमानदार होना जरूरी है सर। अगर आप घूस ले रहे हैं तो फिर तो आपको डरना ही है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नेता भी ना ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं अरे साहब ये कर दीजिए। मैं देखा हूँ सर, जो मैं देखा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत सारे ऑफिसेज में देखे हैं अच्छे अच्छे नेताओं को ऐसे करते हुए, अरे सर चल रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं ना। तो चीज़ों को समझिए, आप इस समय प्रजा में हैं, आप प्रजा से एक एग्जाम क्रैक करेंगे ना तो सीधे प्रशासन और शासन, शासन के बाद प्रशासन ही आता है, बाद क्या आता है, दोनों साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, तभी इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो अगर बात करें वहां की, अगर गुप्त काल के आर्थिक व्यवस्थाएं, तो आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे चलती थी, तो वहां का जो मेन था वो क्या था, फार्मिंग, जो कृषि था वहां का मुख्य व्यवसाय था। और कृषि से भू राजस्व लिया जाता था और भू राजस्व ही उस साम्राज्य को चलाने के मुख्य साधन था। जो भू राजस्व था उसी से क्या चलता था, उसी से राज्य चलता था। और कुल आय का 1/6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें टैक्स बिना टैक्स के तो कुछ चलेगा नहीं। आप देख रहे हैं भारत में हर एक चीज पे टैक्स चल रहा है। क्रिप्टो में क्या हुआ था, अभी भारत की सरकार जो ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि जो क्रिप्टो है वो लीगल है इलीगल है, बट टैक्स ले रही है। तो किसी भी सरकार को चलने के लिए टैक्स जरूरी है, पर हद से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, आम आदमी बहुत परेशान हो जाता है, ठीक। तो ये लोग क्या करते थे, टोटल कमाई का 1/6 टैक्स में लेते थे। गुप्त काल में क्या होता था, टोटल कमाई का 1/6 जो है वो टैक्स में लिया जाता था। फिर बात करते हैं समाज की। तो देखो समाज में जो था, सामाजिक आर्थिक बात कर ले तो सामाजिक बात करते हैं। जो सामाजिक था उसमें सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा मैंने अभी याद दिलाया ना आपको, एरन अभिलेख में लिखा गया था, ठीक। तो समाज में जो था बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य था वो कहां पे मिला था, क्या बोलेंगे, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, ठीक। फिर देखो इसमें क्या था ना, समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में उस समय भी बटा हुआ था, जो वर्ण था उस समय भी था। तो इसमें आपको क्या याद करना है, सामाजिक में बस ये याद कर लो कि बाल विवाह था और सती प्रथा था। और इसमें क्या याद करोगे तुम, इसमें याद कर लो कि जो कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कुछ कर की, कुछ फैक्ट्स की, जो डायरेक्ट गुप्त काल से आते हैं एग्जाम में अपने, ठीक। तो देखो होता था क्या ना कि राजा महल के बहुत शौकीन होते थे उस समय। देखोगे तो बड़े बड़े किले बने हैं, या जो भी कारीगर थे वहां के, तो बोला जाता था कि ये काम करो भाई, 1/6 उपज का तो तुम दे रहे हो, अगर तुम्हारे पास खेती नहीं है तो क्या करोगे। देखो उपज का 1/6 लगता था सर, उपज का 1/6 लगता था। तो ये तो सच्चाई है कि सबके पास खेत नहीं होने वाले हैं। तो जिसके पास खेत नहीं है उनसे कर के रूप में क्या लिया जाएगा, तो उनसे लिया जाता था विष्टि। विष्टि किसको बोलते हैं, विष्टि बोलते हैं कि एक काम करो भाई, तुम विष्टि अगर किसी को दे रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम फ्री में जाके उसका काम कर रहे हो। जैसे अगर मान लो कि मैं मजदूर हूं तो मेरे पास खेत नहीं है, तो राजा साहब बोले ना कि एक काम करो यार, महल का जो है ना मीनार बनाना है मेरे को,
तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा और साहब का मीनार बना दूंगा, पर साहब पेमेंट वेमेंट नहीं करने वाले मेरे को, इसे ही विष्टि बोलते हैं। तो विष्टि जो होता है क्या होता है, ये निःशुल्क श्रम होता है। जो निःशुल्क श्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, विष्टि। अब बात करते हैं हलदंड की। भाई ये ऐसे टैक्स लेते थे, ये क्या करते थे लोग कि उपज का 1/6 हिस्सा तो ले ही रहे हैं लोग, 1/6 ले रहे हैं उसमें से, पर जो हल चला रहे हो जोतने के लिए उसका भी कर दो। उसको क्या बोलते थे, हलदंड। हलदंड में क्या होता था, नाम से ही क्लियर है कि हल पे दंड लगाया जाता था, उसको हलदंड बोलते थे। और बलि जो था वो धार्मिक करता, मतलब धर्म पे एक कर लगता था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बलि। अब इसको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। और इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और जो व्यक्तिगत धर्म था वो वैष्णव था, ठीक। और जो इनकी सोने की मुद्राएं थी उनको दिनार कहा जाता था। ये अरब वाली फीलिंग आती है जब सुनते हैं लोग ना दिनार, तो अरब वाली फीलिंग आएगी, तो इसको नेग्लेक्ट करिएगा। और जो दिनार है वो किसको बोला जाता था, जो स्वर्ण की मुद्राएं थी गुप्त काल की, उनको क्या बोला जाता था, उनको दिनार बोला जाता था, ठीक। और सती प्रथा और बाल विवाह का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, नन अदर देन गुप्ता डायनेस्टी में मिलता है, ठीक। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी तो मैं फिर बोल रहा हूँ एमसीक्यू कराऊंगा, उसमें सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं एक एक चीजों को खत्म करूंगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य पतन कैसे हो गया इस साम्राज्य का। तो इसका जो सबसे पहला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। जो अयोग्य उत्तराधिकारी था उसने सारी चीजों को खत्म कर दिया। तो मैंने बताया था ना कि बहुत बड़े बड़े राजा हैं और बड़े 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 राजा चले गए। अपने आसपास के लोगों को देखिए सर एक बार, अपने गांव में आसपास के लोगों को देखिए एक बार, कई लोगों की 100-100 बीघे से ऊपर जमीन थी, पर उत्तराधिकारी कमजोर था उनका। जो उनका उत्तराधिकारी था, जो उनका लड़का था, वो कमजोर था, सब पी पा के बेच बाच के काम खत्म। वही क्या था, तो गुप्ता डायनेस्टी जो खत्म हुई तो उसके पीछे क्या कारण था, वही भोग विलास का जीवन। बाप दादा साम्राज्य बना दिए और ये भोग विलास के चक्कर में सब गवा दिए, ठीक। फिर बात करें विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण कब होगा, क्यों नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हो गया, क्यों नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में हो गया विदेशी आक्रमण, समुद्रगुप्त के टाइम में क्यों नहीं, वो लोग झेल गए ना, उन लोगों का फोकस था सर। इसलिए तो बोलता हूं किसी चीज पे उन लोगों का फोकस मेन था कि राज्य का विस्तारीकरण करना है हमको, और इन लोगों का फोकस क्या था, भोग विलास करना है हम लोगों को। भोग विलास की जीवन जो होता है वो आपके तबाही का पहला कारण ही भोग विलास का जीवन है, कंफर्ट जोन। भोग विलास को इस समय तो भोग विलास आप नहीं कर सकते, तो उसी को इस समय जो मॉडर्न नेम है उसका क्या है, कंफर्ट जोन। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं होने वाला है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक बार बाहर आके देखिए सर कैसे रह रहे हैं लड़के, दाल चावल 4-4 दिन तक खाते हैं, रोटियां नहीं मिलती हैं, रोटियां उन लोगों को नहीं मिलती है, और आप क्या कर रहे हो, उसे बटर लगा के मस्त खा के सो गए। अरे फिर पेपर आया तो परेशान है कि कैसे होगा। साल भर तो सोए हो आराम से, वेब सीरीज देखे हो मिर्जापुर, ठीक। फिर देखो क्या हुआ कि प्रांतियों के विशेषाधिकार, इसने क्या किया कि अधिकारियों को विशेषाधिकार दे दिए थे कि तुम कर वसूलो। ये धार्मिक कर लग रहा था, कृषि पे दबाव बन रहा था, और जो थे वो राजा साहब जो थे इतने सब कर लगा दिए। देखो देखो इसका गुप्त साम्राज्य का जो अंत का मेन कारण था वो यही था कि धार्मिक कर लगा दिया, सामंतों के पास पैसा बढ़ने लगा, और राजा साहब भोग विलास में मस्त हैं एकदम। तो क्या होगा, फिर तो साम्राज्य खत्म होगा ही, साम्राज्य का विघटन तय है, और ऐसे ही गुप्ता काल खत्म होता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संगमकालीन इतिहास की, दक्षिण भारत का इतिहास। यहां के राजा थे चोल चेर पांड्य। श्रीलंका पे कब्जा लिए थे लोग, जो श्रीलंका है उस पर भी कब्जा कर लिए थे लोग। पानी होनी छोटी चीज है इनके लिए सर, नाव से हमला करते थे उस समय, इन लोगों के पास नावें थी, सेना भरे जाके दबोच लिए पूरे श्रीलंका को। बात करते हैं तो साउथ इंडिया की अगर बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो यहाँ पे लड़कों बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लड़कों में कंफ्यूजन है इसको लेके। तो देखो 100 से 300 ईस्वी में 3 राजा आते हैं, चोल चेर पांड्य, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है संगम काल। फिर एक 500 से 1200 ईस्वी तक आता है, 500 से 1200 ईस्वी तक आता है, और ये क्या थे, ये दक्षिण भारत के राजवंश थे। जो 100 से 300 से वो संगम काल है, उसमें चोर चेर पांड्य का शासन हम लोग, संगम काल में चोर चेर और पांड्य 3 शासक थे, ठीक। और इसको संगम काल क्यों कहा जाता है मैं समझा रहा हूं। देखो कवि सभा का आयोजन होता था, क्या होता था ना कि इन्होंने कवि, बहुत सारे कवियों को आश्रय दिया था, ये जो चोर चेर पांड्य थे, तो इसमें मुख्य रूप से पांड्य। तो क्या था कि इन्होंने बहुत सारे कवियों को संरक्षण दिया था, और जो तमिल थे, जो उस समय कवि जो सम्मेलन करते थे उसमें वो साहित्य लिखते थे। अब कवि सम्मेलन करके पार्टी तो करेंगे नहीं, तुम लोग जैसे ये डांस कर लिया। तो देखो जो कवि होंगे वो इंटेलेक्चुअल मीटिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, साहित्य की रचना होगी,
तुम बैठते हो तो क्या होती है, अरे भाई पता है वो कल जा रही थी यार, देखी नहीं पलट के, लग रहा है अभिषेक से सेट है वो। तुम्हारी कन्वर्सेशन यही है, तुम्हारी तुम्हारी चर्चाएं ऐसी है। और ये लोग, मैं बोलता हूँ ना कि अपने ग्रुप को सही कर लो, एक बार ग्रुप को सही कर लिए ना तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। ग्रुप को सही कर लिए तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। लड़कियों की बात करने से बाबू सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ये गांठ मार लो। जिसको इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बोल बोल के मीम बना रहे हो ना तुम, कल वो ऑफिस में बैठा होगा और तुमको कमांड करेगा अंदर से, ये फाइल ले जाओ मॉरिस सर, ये करोगे तो आज का जो इंट्रोवर्ट करके मजा ले रहे हो, जो रूम में बैठ के पढ़ रहा है उसको मजाक उड़ा रहे हो ना तुम, अरे बस पढ़ता रहता है पढ़ाकू ये वो, देखना फिर कलम में ताकत है। फिर अगर बात करें तमिल साहित्य की रचना किया तो इन्होंने उसको कहा, क्या कहा गया, उसको संगम साहित्य कहा गया था, ठीक। फिर बात करते हैं दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में, तो पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल के बारे में पढ़ेंगे। देखो हुआ क्या था ना कि चोल हम लोग यहाँ पे ही पढ़ेंगे, 5वीं शताब्दी में भी चोल आए थे, फिर 9वीं शताब्दी में भी आए थे। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि 5वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते ये लोग कमजोर हो गए थे, फिर धीरे 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 जाके इन्होंने अपने पावर को बढ़ाया, समझ रहे हो ना। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे पावर को बढ़ा ले, क्या हुआ था, भारत कमजोर था। फिर पहले देखो मैं समझा रहा हूँ चोल के बारे में क्या हुआ था। पहले क्या था हमारा भारत, पहले भारत बहुत हम लोग का महान भारत था, फिर क्या हुआ, बीच में कमजोर हुआ। फिर इस समय क्या हो रहा है, इस समय वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, धीरे 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 बनेगा, आने वाले टाइम में वर्ल्ड लीडर भारत ही है, ठीक। तो वैसे ही क्या हुआ था चोलों के साथ कि चोल पहले बहुत कमजोर थे, फिर शासन में आए, फिर इनको हटा दिया गया, फिर धीरे 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 क्या किया ये लोग, 9वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने अपने राज्य का पूरा विस्तारीकरण कर लिया था, ठीक। इसके बारे में अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या है बनता है, जो क्वेश्चन बनता है ना, 8वीं शताब्दी में 3 संगम का वर्णन होता है। संगम क्या है कि जो कवि जब मिलते थे तो देखो उस समय कवि जो थे वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थे, जो क्या थे उस समय कवि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थे, तो उनको प्रोटेक्शन देना पड़ता था सर। अगर आप कहीं कहीं होता है ना सभा वभा लगती है, आप देखोगे जैसे अगर बीएचयू या फिर डीयू में जाएंगे आप, तो जो बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल होते हैं जब आते हैं ना तो फोर्स लग जाती है। फोर्स आई मीन वहाँ के पुलिस जो होती है वो प्रोटेक्शन देती है उसको, उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन देती है, प्रोफेसर्स को। तो वही क्या हुआ था कि वहां पे क्या हुआ था कि जब संगम साहित्य में जब सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक जगह जुटी तो उनको संरक्षण कोई तो देगा। उस समय तो पुलिस थी नहीं, उस समय तो राज्य और केंद्र की अवधारणा थी नहीं, तो उस समय इन लोगों को प्रोटेक्शन कौन दिया, उस समय उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया किसने, पांड्य शासकों ने। 3 संगम साहित्य हुए थे, 3 संगम हुआ था साहित्य का, और तीनों बार किसने दिया था, पांड्यों ने संरक्षण दिया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि प्रथम जो था, जो प्रथम संगम था वो कहां पे हुआ था, तो क्या बोलोगे, मदुरई में हुआ था। कहां पे हुआ था, मदुरई में, ठीक। और तीनों बार संरक्षण किसने दिया था, पांडे ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अब देखो कृष्णा नदी के नीचे ये तीनों शासक थे, जो कृष्णा नदी ऐसे जाती है दक्षिण भारत को, उसके नीचे ये लोग तीनों शासक थे। अभी मैप के थ्रू समझेंगे हम लोग। फिर बात करते हैं तो चेर का जो फ्लैग था उस पे क्या निशान था, सिंबल होता है ना, आज बीजेपी पार्टी है तो उसका कमल का फूल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, और कांग्रेस का पंजा है। तो वैसे ही इन शासकों का क्या था, चेर का जो था वो धनुष था, चोल का बाघ था, और पांडे का मछली था। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, देखो अभी मैप के थ्रू याद कराता हूं, तुम लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ये देखो, ठीक, ये है तुम लोगों का मैप। अब देखो चोला, पांड्या और चेरा, चोला, चेरा और पांड्या, ठीक। तो ये देखो ये जो करेले का शेप तुमको दिख रहा है, ये अपना केरल, ये क्या है, केरल। तो केरल में किसका शासन था, केरल में चेर राजा का शासन था, ठीक। तो चेर का मतलब होता है पर्वतीय प्रदेश। चेर का क्या मतलब होता है, पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे पर्वत है सब, ठीक। तो पर्वतीय प्रदेश चेर का मतलब होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चेर आधुनिक में, मतलब आधुनिक युग में चेर किसको रिप्रेजेंट करता है, यही क्वेश्चन आया था एसएससी में। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चेर है वो आधुनिक में किसका नाम है, आधुनिक ने क्या पूछा था, हाँ यही पूछा था ना कि आधुनिक निम्न में से चेर किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ ये पूछा था। तो उसमें क्या बोलोगे तुम, केरल। केरल को क्या रिप्रेजेंट करता था, चेर। चेर का मतलब क्या होता है, पर्वतीय प्रदेश, ठीक। जो पांड्य थे वो यहाँ पे रहते थे, मदुरै के ज्यादातर भाग में क्या रहते थे, पांड्य रहते थे। इनका क्या सिंबल था, मछली। इसको कैसे याद कर सकते हो, पांडे से याद कर लो पंडित जी, और पंडित जी मछली नहीं खाते, तो इनका क्या सिंबल था, मछली। पांडे का क्या था, मछली था। और चोल की बात करें तो चोल का क्या था, बाघ। चोल का क्या था, बाघ। और बाकी तो चेर का क्या था, पर्वतीय प्रदेश का क्या था, तीर धनुष। तीर धनुष किसका निशान था, वो था चेर का, इनका था पांडे का मछली, और इनका था बाघ। अब नेक्स्ट बात करते हैं द चेरास की, और ये देखो सिंबल तीर धनुष, ठीक।
तो आज का जो केरल है वही चेर है, मैंने बताया था तुमको, पर्वतीय देश इसको बोलते हैं। और कैपिटल क्या थी, वंजी या करूर। तो देखो चेर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, चेर से अगर क्वेश्चन बनेंगे ना तो तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनका सिंबल क्या था, तो इनका सिंबल क्या था, तीर धनुष था। और इनकी राजधानी पूछेगी तो राजधानी क्या थी, वंजी या करूर इनकी क्या थी, कैपिटल थे। ठीक, इससे इंपॉर्टेंट वही पढ़ाऊंगा, इसको क्वेश्चन आएंगे। ठीक, फिर बात करें अगर, तो देखो चेर से एक और क्वेश्चन आता है कि जो साहित्य में सेनागुट्टन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाल चेर कहा जाता था। सेनागुट्टन को क्या कहा जाता था, लाल चेर कहा जाता था। ठीक, तो ये क्वेश्चन साहित्य, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में कि जो लाल चेर है वो किसको कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, सेनागुट्टन। सेनागुट्टन को क्या है, सबसे प्रसिद्ध राजा था चेर वंश का, तो सेनागुट्टन किसको कहा जाता है, सेनागुट्टन को क्या कहा जाता है, लाल चेर। ठीक, लाल चेर कहा जाता है। और इसकी एक वाइफ थी कणगी, तो ये कणगी के नाम पे मंदिर बनवा दिया। मात्र सत्तात्मक, मात्र पूजा होता था उस समय, मतलब इसने क्या किया, चेर वंश ने यह मात्र पूजा स्टार्ट कर दिया। अगर मात्र पूजा की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था मात्र सत्तात्मक। देखिए मात्र सत्तात्मक का मात्र पूजा में अंतर होता है सर। मात्र पूजा मतलब माँ की पूजा कर रहे हो, मात्र सत्तात्मक मतलब सत्ता के रूप में माँ है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाइफ का अपने मंदिर बनवाया, जो इसकी वाइफ थी ना कड़गी, इसका इसने मंदिर बनवाया और ये अपने वाइफ की पूजा करता था। हाई लेवल, इस समय लोग अल्फा मेल बन रहे हैं और उस समय ये क्या करता था, पूजा करता था, जनरेशनल गैप। ठीक, अगर बात करें कड़गी पूजा की, तो कड़गी पूजा किससे संबंधित है, इसी संबंधित है लाल चेर से। ठीक, लाल चेर जो था मात्र, तो सबसे पहले अगर बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में मैंने कहा कहाँ कहाँ मात्र सत्तात्मक बताया था, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या थी, वो मात्र सत्तात्मक थी। उसके बाद सातवाहन वंश पड़ा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वो मात्र सत्तात्मक थी। और फिर इसके बाद आता है चेर। चेर क्या थे, मात्र पूजा यहाँ पे होता था। ठीक, तो इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, चोल की, चोलास। ठीक, और चोलों का सिंबल मैंने बताया क्या था, बाघ। बाघ किसका सिंबल था, चोलों का। ठीक, तो इसकी कैपिटल क्या थी, तो मंतूर, उरैयूर और तंजावुर। क्या थी कैपिटल, मंतूर, उरैयूर और तंजावुर। तो इसमें जो फेमस है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन क्या आएगा, तंजावुर, और तंजावुर को आपको टिक करके आ जाना है। अगर आपसे फिर बता रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तंजावुर ऑप्शन में रहेगा और आपको तंजावुर सही करके आ जाना है। ठीक, हाँ, ये पूछा जाता है कि जो उरैयूर था, देखो जो ये चोल था ना, चोल जो वंश था, इसका जो मुख्य तो नहीं बोल सकते हैं, बट मोर देन 30% जो रेवेन्यू आता था वो किससे आता था, कपास से। वो मोर देन 30% जो रेवेन्यू आता था वो किससे आता था, वो कपास से आता था। और उरैयूर में क्या होता था, कपास का व्यापार होता था। उरैयूर में क्या होता था, उरैयूर जो था वो राजधानी थी इसकी, और वहां पे कपास का व्यापार होता था। और आपसे क्वेश्चन अगर आएगा कि इसकी कैपिटल क्या थी, तो तंजावुर रहेगा। आपको क्या सही करना है, तंजावुर को सही करना है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो अष्टधाई है उसके रचनाकार कौन है, तो अष्टधाई के रचनाकार कौन है, पाणिनि। और 3वीं शताब्दी में इन्होंने इस बुक को लिखा था, और इसी में चोला राज्य का वर्णन हमें मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं अगर चोलास की, तो देखो इसके 2 राजा थे, चोलास के 2 राजा थे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, मैंने फिर बोला ना पीएचडी नहीं करना है, जितने क्वेश्चन आते हैं धड़ल्ले से पढ़ जाओ, फिर एमसीक्यू लगा लेना, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। देखो कारिकाल कौन शासक था, एक कारिकाल शासक था। और इसने क्या किया था कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवा दिया था इसने। एक्चुअली हुआ क्या था ना, उस समय सिंचाई उचाई का बहुत प्रॉब्लम होता था। सिंचाई का प्रॉब्लम, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, अजीब क्लाइमेट चेंजेस होते थे उस समय। कभी किसी को सिंचाई की जरूरत है तो कभी किसी को पानी ज्यादा मिल जा रहा है। तो इसने क्या किया था, इसने कावेरी नदी पे जो कारिकाल था, इन 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवा दिया था। तो इससे खेती में काफी उन्नति देखी गई थी उस समय। ठीक, और ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो पुहार बंदरगाह है, जो कावेरी पत्तनम है, जो पुहार बंदरगाह या फिर कावेरी पत्तनम है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो क्या बोलोगे, कारिकाल ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना कि कारिकाल ने पुहार बंदरगाह या कावेरी पत्तनम का विकास कराया था। ठीक, फिर अगर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो एलारा। देखो एलारा से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारिकाल से क्वेश्चन आता है। एलारा ने क्या किया था ना, श्रीलंका में 50 सालों तक राज किया था एलारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पांड्य शासक की। तो पांड्य शासकों ने, मैंने क्या बताया था कि जो तीनों राज्य का जो तीनों संगम था, उसका आयोजन जो होता था, तो उसका संरक्षण कौन देता था, तो पांड्य उसका संरक्षण देते थे। और इनका क्या सिंबल था, मछली। क्योंकि पंडित जी मछली नहीं खाते हैं, तो इनका सिंबल क्या था, मछली। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक, तो तीनों संगम का आयोजन किया गया था। और ये जो पांड्य थे ये मात्र सत्तात्मक थे। देखो ट्रिपल यम है इसमें, यम यम
यम। अब सोच रहे हो ट्रिपल एम क्या है, मैं बता रहा हूं। एक तो पहले ये मात्र सत्तात्मक थे, दूसरा यम से इनकी मछली इनका सिंबल था, और तीसरे यम से इनकी मदुरै राजधानी थी। पांड्य बराबर ट्रिपल एम। ठीक, जो प्रसिद्ध शासक था वो क्या था, नेडियोन। जो नेडियोन था ये क्या था, ये पांड्यों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और इसने समुद्र पूजा करना चालू कर दिया था। समुद्र पूजा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले किस शासक ने समुद्र पूजा की अवधारणा को संकल्पित किया था, तो अब क्या बोलेंगे, नेडियोन ने। नेडियोन ने क्या किया था, सबसे पहले समुद्र पूजा स्टार्ट किया था। ठीक, और इसका जो राज्य था उस समय ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये भी क्वेश्चन एक दो एग्जाम पूछा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछा था कि कौन सा राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, तो क्या बोलोगे, पांड्य राज्य। उस समय नोडियोन का शासक था। ठीक, नोडियोन शासक था वहां का। ठीक, अगर बात करें तो जो पांड्य डायनेस्टी थी वो 5वीं शताब्दी तक आते आते कमजोर पड़ गई थी। 5वीं शताब्दी तक आते 3वीं शताब्दी में स्थापना होती है, 3वीं शताब्दी में, और धीरे 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 ये क्या होता है, इनका शासन कमजोर होने लगता है, और जो राजा होते हैं वो भोग विलास का जीवन यापन करने लगते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, इनका क्षीण होने लगती है शासक, और इनका विघटन हो जाता है धीरे धीरे। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन क्या आता है ना कि संगम साहित्य में को या मनन किसको कहा जाता है, मतलब को या मनन जो शब्द है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो राजा को। वहां के जो नरेश थे, वहां के जो राजा थे, उनको संगम साहित्यों में क्या बोला जाता था, को या फिर मनन। ये मैंने इसलिए एक स्लाइड में लिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा प्रीवियस ईयर में तो एनटीपीसी में कई बार पूछा है, और एसएससी में पूछा है, एसएससी के सीपीओ में पूछा था। ये क्या था कि को या मनन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो तुम क्या बोलोगे, को या मनन राजा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, संगम साहित्य में ये वर्ड है। ओके, अब देखो बात करते हैं साहित्य से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो संगम साहित्य था उसका जो सबसे प्रमुख साहित्य है निम्न में से कौन है। क्वेश्चन आ जाएगा, फिर नीचे क्या रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें से तुमको क्या सही करना है, तोलकापियम। जो तोलकापियम है वो सबसे संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य, जो सबसे प्रमुख साहित्य वो क्या है, तोलकापियम। और इसको तोलकापियर ने लिखा था, ये तो याद हो जाएगा, तोलकापियम तोलकापियर ने लिखा था, तो दोनों सिमिलर है, तो ये चीजें आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, अब फिर एक बात करिए, क्वेश्चन आता है शिल्पादिकरम। जो शिल्पादिकरम है इसके रचनाकार कौन है, इलांगो आदिगल। तो इलांगो आदिगल जो है शिल्पादिकारम के रचनाकार है। देखो ये थोड़ा ना नाम अजीब है क्योंकि ये दक्षिण भारत का है और संस्कृत उस समय की भाषा थी, तो उस समय के हिसाब से ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा याद कर लेना इसको। ठीक, तो शिल्पादिकरम जो है इलांगो आदिगल द्वारा लिखी गई है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन ये पूछेगा, और ये कई सारे एग्जाम पूछा जा चुके, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं तुमको याद दिला दे रहा हूं, तुम अलर्ट हो जाओ उस टाइम पे। ठीक, तो जो शिल्पादिकरम है ये किस धर्म से संबंधित है, क्या पूछता है, जो शिल्पादिकरम है वो किस धर्म से संबंधित है, तो क्या बोलोगे तुम, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, अब बौद्ध धर्म जब याद कर रहे हो तो एक और याद कर लो कि जीवक चिंतामणि, ये संगम काल का ये भी साहित्य है कि जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तो तुम क्या बोलोगे, जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है, और शिल्पादिकरम किससे संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो सबसे प्रमुख है वो क्या है, तोलकापियम। ठीक, आई होप चीजें क्लियर होंगी तुमको। अब ये देखो, ये जो एक पूछा गया था क्वेश्चन कि ये मुरुगन है, मुरुगन स्वामी। अगर साउथ की मूवीज देखोगे, साउथ की मूवी अगर तुम देखोगे तो उसमें होता है मुरुगन स्वामी, एक मूवी का नाम ही है शायद मुरुगन स्वामी। हाँ, तो मुरुगन स्वामी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है, सीपीओ में पूछा था, और शायद किसमें, सीएचएसएल, हाँ सीएचएसएल में पूछा था कि जो ये मुरुगन देवता है, मुरुगन देवता, इनका अन्य नाम क्या है। तो जो मुरुगन देवता है, ये मुरुगन देवता, इनका अन्य नाम क्या है, तो जो भगवान शिव थे उनके 2 लड़के थे, गणेश और कार्तिकेय। तो जो मुरुगन है ये नन अदर देन कौन है, ये कार्तिकेय हैं। तो जो मुरुगन स्वामी है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भगवान कार्तिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्तिकेय के पापा क्या नाम था, भगवान शिव। ओके, तो इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद 2 क्लासेस लूंगा जिसमें मैं दक्षिण भारत का पूरा इतिहास कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद एंशिएंट इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करूंगा, 500 क्वेश्चन लाऊंगा, और 500 क्वेश्चन देखना, ये जो 500 क्वेश्चन जब मैं लाऊंगा ना, तो ये सारे वही क्वेश्चंस होंगे जो मैंने फैक्चुअल में पढ़ाया है तुमको, उससे बाहर नहीं आने वाला। 1-2 क्वेश्चन मैंने बोला है कि देखो 100 कुछ भी नहीं होता, 100% कुछ भी नहीं होता है। 20% सिलेबस अच्छे से पढ़ के लड़के सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक ना, और ना करने वाले तो फिर पीएचडी कर ही रहे हैं। ठीक, तो जीएस के लिए यहां से कंप्लीट हो जाएगा, और मैथ के लिए आकाश सर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहां पे जाके देख लेना, चैनल पे पढ़िए पूरी मैथ,
मैथ एकदम आसानी से समझना है ना, तो आकाश सर से पढ़ लेना। आकाश सर ने सिर्फ वो एक बार मैथ पढ़ के बहुत सारे एग्जामों को क्रैक कर चुके हैं। जितने भी एग्जाम देते हैं ना 100 में 100 मैथ में आते हैं उनके, आई मीन 100% अगर है तो 100% में 100% मैथ में को लाते हैं और उसी से सिलेक्शन लेते जाते हो। मैथ के विजार्ड में है, मैथ का विजार्ड चेंज हो चुका है इस समय कौन है मैथ का विजार्ड? आकाश सर। ठीक, और जीके के लिए मेरे सारे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए। इसके बाद मैं 2 क्लासेस लाऊंगा जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। उसके बाद मिडिवल लाऊंगा, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि 20 घंटे के अंदर पूरी हिस्ट्री खत्म कर देंगे। उस वादे के मुताबिक हम लोग 20 घंटे में पूरी क्लासेस को खत्म करेंगे। ठीक, और बाकी एमसीक्यूज भी कराया जाएगा। और जल्दी हम लोग का ऐप लॉन्च होने वाला है, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर फ्री क्विजेज मिलेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।